हेलो फ्रेंड्स, जीएस के एक और सेट के साथ हम हाजिर हैं। मोहन कुमार झा। आज का जो एपिसोड होगा वो आपके लिए 50 प्रश्नों का इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न होगा। सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, ये जो प्रकृति है इसकी सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। आप किसी भी परीक्षा की बात कर लें, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। एक एक प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। सभी विषयों से इसमें तैयारी कराई जा रही है। सिर्फ जीके का जहां तहां से क्वेश्चन उठाया हुआ नहीं है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लिया गया है। तो सबसे पहले साइंस क्वेश्चन से हम यहाँ पे उठाते हैं, ठीक है। पहला सवाल जो है, सोने को घोला जा सकता है। सोने को किस चीज में घोला जा सकता है ये बताना है, ठीक है। आप ऑप्शंस यहाँ पे देख लें तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड इसका सही जवाब हो जाएगा के मिश्रण में, ठीक है। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, और 1 भाग किसका रहेगा, नाइट्रिक एसिड। ये दोनों को मिलाने पर यह एक मिश्रण तैयार होता है जिसे अम्लराज के नाम से भी कहते हैं। इसको अम्लराज भी कहा जाता है, अम्लराज, ठीक है। अम्लराज में ही सोने को घोला जा सकता है। सोना यानी कि गोल्ड को घोला जा सकता है। आगे देखेंगे, किसी कमरे को अगर ठंडा करना है तो क्या किया जा सकता है। देखिए, कमरे को ठंडा करना है तो आप जानते हैं एसी चलाएंगे, कूलर चलाएंगे। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होती है वो कूलर से, एसी से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। उसमें क्या होता है कि संपीड़ित गैस को छोड़ा जाता है, ठीक है। संपीड़ित जो गैस होता है उसको क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। हर एक प्रश्नों को ध्यान से देखना है। आगे देखेंगे नंबर 3, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो सबसे पहले ये जान ले, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थों का जो कलर होता है वो थोड़ा सा कलर काला हो जाएगा। तो काला किस मिट्टी में हो जाएगा, काली मिट्टी में, जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मिट्टी इसे जानते हैं। तो काली मिट्टी अगर जाने की कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी आपको जाननी चाहिए। काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र में ज़्यादातर पाया जाता है। महाराष्ट्र हो गया। अगर कर लें बात गुजरात की तो यहाँ भी पाए जाते हैं। कर्नाटक की बात कर लें तो कर्नाटक में भी ये काली मिट्टी पाए जाते हैं और कुछ मध्य प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो सब जगह पाया जाता है, लेकिन अधिकतर की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में ही कपास की खेती होती है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। कपास की खेती, ठीक है, कपास की खेती जो होती है ये काली मिट्टी में ही की जाती है, जिसे रेगुर मिट्टी हम लोग कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो पूरे भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 तरह के होते हैं, खादर मिट्टी होता है, एक मांगड़ मिट्टी होता है। एक एक चीजों को आपको समझने जाना है, ठीक है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता तो आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। धान एक ऐसा फसल है जिसमें पानी की जरूरत होती है, ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन जमाव भी चाहिए। ये हो गया। उसके बाद चाय जो है, चाय में सर्वाधिक पानी की अधिकता होगी, ठीक है। ये देखना है क्वेश्चंस के अनुसार। अगर ऑप्शंस में चाय दिया हुआ है तो पानी की अधिकता जो आवश्यक है किसमें है, चाय में है, लेकिन इसमें जमाव नहीं होता है। इसीलिए देखते होंगे आप कि सीढ़ीनुमा खेत बने होते हैं। जहाँ चाय की खेती होती है वहाँ सीढ़ीनुमा खेत बने होते हैं। और सीढ़ीनुमा खेत कहाँ संभव है, पहाड़ी इलाकों में। ये ध्यान देना है। आगे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ये सब चीजें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है, कौन चीज के, संविधान सभा के। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और एक चीज और याद रखने हैं कि ये सिवान यानी कि बिहार से संबंधित है। बिहार के रहने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब पहला मंत्रालय बना था, कैबिनेट बना था, तो उसमें कृषि मंत्रालय इन्हें मिला था। 1946 ईस्वी की बात हम कर रहे हैं। आगे देखेंगे, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है। स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज को सेबी जो है, SEBE, सेबी जो है ये नियमित रखता है। नियमित रखता है मतलब कि कंट्रोल करता है इस पर, ठीक है। सेबी इसको क्या बोला जाता है, प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड,
ठीक है, प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड भी बोला जाता है, इसे हम लिख देते हैं प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड इसे बोला जाता है। इसे याद रखें। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1992 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। मुख्यालय की अगर बात करें, मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। वित्तीय राजधानी भारत की कहाँ है? मुंबई में है। तो सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और यह क्या करता है? देश के स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड इसका हिंदी है हुआ। अगर इसका अंग्रेजी फुल फॉर्म करें तो सिक्योरिटी हो जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये भी आप याद रखें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड कहा जाता है इसे। 1992 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय की अगर बात करें तो मुंबई है। आगे देखेंगे 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल जो है ये ध्यान से देखें, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। अगर मूल्य लगातार बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या बनती है? मुद्रास्फीति का चांसेस बनता है। प्रक्रिया क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। आगे देखेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ये ध्यान दें, उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? राष्ट्रपति सिर्फ नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं करता है, इसमें विधि मंत्रालय भी कुछ नहीं करता है। तो संसद ये जो है, संसद के पास ये चीजें हैं कि वो क्या कर सकती है? न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। अभी वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है बात कर ले तो 34 है। कितने हैं? 34 संख्या में है। 33 न्यायाधीश हैं, 33 न्यायाधीश हैं। जबकि अगर बात कर लें तो एक मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी याद रखना है, एक न्यायाधीश हैं। तो आपके कितने हो गए? 34 हो गया। एक मुख्य न्यायाधीश हो गया और 33 न्यायाधीश, यानी कि 34 की संख्या अभी है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की। अगर बात कर लें अभी जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश की अगर बात कर लें कौन है तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। तो इसे भी आप याद रखें, ये वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा संसद के पास। न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। टोटल अभी कितने हैं? 34 न्यायाधीश हैं, 33 सामान्य है और एक मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। ये हम बता चुके हैं। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने वाले के लिए शिखर स्तर का जो बैंक है, इसमें देखिए ये कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक इसे कहा जाता है। अगर अंग्रेजी में बात करें, शॉर्टकट में बात करें तो इसको नाबार्ड भी बोला जाता है। नाबार्ड की हम चर्चा कर चुके हैं। आप वीडियो अगर आप देखते हैं, रेगुलर हैं, तो आप इसको देखे होंगे। नाबार्ड की हम चर्चा किए हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई है? 1982 ईस्वी में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करवा चुके हैं। नाबार्ड है जो कि कृषि में पुनर्वित्त प्रदान करता है, फाइनेंस करता है। आगे देखेंगे 10वां नंबर सवाल। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बचपन बचाओ आंदोलन जैसे ही अगर आप देखेंगे तो ये कैलाश सत्यार्थी से संबंधित है। ठीक है, भारत में बचपन बचाओ आंदोलन की अगर बात कर लें तो यह कब से शुरुआत की गई है? तो 1980 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई है। बचपन बचाओ आंदोलन कब से शुरुआत की गई है? 1980 ईस्वी से शुरू की गई है। और किसके द्वारा? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा 1980 से यह बचपन बचाओ आंदोलन शुरू की गई है। और अब तक यह 80,000 से अधिक बच्चों को, विस्थापित बच्चों को क्या किए हैं? ये सहायता किए हैं। ठीक है, सहायक बने हैं। इसके लिए इन्हें 2014 में, याद होगा या आप याद पढ़ते होंगे तो ये ध्यान में होगा, इन्हें 2014 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल मिला था इन्हें। किनके साथ? मलाला यूसुफजई के साथ। याद भी रखना है, जो पाकिस्तान की है, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी, दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 ईस्वी में। ठीक है, इसे याद रखना। बचपन बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? कैलाश सत्यार्थी से।
और कब से यह शुरुआत की है? 1980 से यह आंदोलन शुरू किए हैं और 80,000 से ऊपर के बच्चों को, विस्थापित बच्चों को यह अपना चुके हैं और उन्हें सहायता दे चुके हैं। 2014 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। किनके साथ दिया गया था? तो मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली थी, सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है, उनके साथ इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल। नेत्र से दूर की वस्तु साफ ना दे सकने वाले, यानी कि जिसे हम लोग मायोपिया के नाम से कहते हैं। मायोपिया एक रोग है जो कि आंख से संबंधित रोग है। कैसे सुधारा जा सकता है, यहां ध्यान देना है। देखिए, नेत्र से दूर की वस्तु अगर हम साफ नहीं दिखते हैं तो इसका मतलब है कि हमें निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है। और जब निकट दृष्टि दोष है तो किस लेंस से इसे सुधारा जा सकता है? अगर मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं, अगर ये प्रॉब्लम्स हैं आंख में तो अवतल लेंस हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। 12 निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? स्तन ग्रंथियों से वह हार्मोन निकलता है, हार्मोन के निकलने से ही दुग्ध का स्रवण होता है। तो वो कौन सा है? तो ये कहलाता है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का क्या काम है, क्या भूमिका है? यह स्तन से दूध को स्रवित करने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। आगे देखेंगे 13 नंबर, ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है? तो इसमें अगर आप देख लें गुणता, प्रबलता, तारत्व, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा तारत्व के। ये गुण है तारत्व, जिसके कारण कानों को धीमा या अधिक आवाज में सुनाई पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, ये जो संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण जो है, इसमें ऊष्मा का शोषण किया जाता है। ऊष्मा का क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। शोषण कहने का मतलब है लिया जाता है, ठीक है। इसको जरूरत है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा का जरूरत है, कह सकते हैं जरूरत है, जरूरी है। तो वैसी स्थिति में ये हो जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ ये ध्यान देना है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये भी वही चीज है। तो दोनों एक ही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। आगे देखेंगे 15, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत। अगर ब्रेक आ जाए, हाइड्रोलिक ब्रेक आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आप सीधे आंसर का जवाब दे सकते हैं। पास्कल का नियम जो होता है वो हाइड्रोलिक ब्रेक के आधार पे होता है। केंद्र की नई शिक्षा नीति, जिसे हम लोग NEP कहते हैं, ठीक है, प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य, देश का पहला राज्य बताना है। तो NEP कब लागू किया गया था? 2020 में इसे लाया गया था, भारत केंद्र सरकार इसे लाया था। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कह सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया गया था। और इसे सबसे पहले प्राइमरी स्तर पर लागू करने का जो श्रेय है ये है उत्तराखंड को। ये सबसे पहला राज्य है जो कि प्री प्राइमरी स्तर पर इसे लागू किया था, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का क्या आधार है? ये है 5+3+3+4, ये आधार है, ये ही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे अपनाना है 5-3-3-4। आगे देखेंगे सिराजुद्दौला के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा था? बंगाल की गद्दी यानी कि बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सबसे पहले जिस समय सिराजुद्दौला था, तो सिराजुद्दौला 1757 ईस्वी में आप सुने होंगे एक प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध अब जानते होंगे 1757 ईस्वी में ये प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखना है। किसके साथ हुआ था? सिराजुद्दौला था, और एक तरफ क्या था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो ये दोनों को याद रखना है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ था। और सिराजुद्दौला का जो मंत्री था, कह सकते हैं सेनापति था, ये मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर था। और मीर जाफर ने क्या किया था? धोखा दिया था। धोखा दिया था किसको? सिराजुद्दौला को धोखा दिया था ये मीर जाफर ने, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और सिराजुद्दौला के बाद कह रहा है कौन बैठा था बंगाल की गद्दी पर? तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बनाया था, क्योंकि इसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला के साथ, ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था,
जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी और बंगाल का नवाब भी मीर जाफरी बना था। तो इसे याद रखना है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन था? तो सबसे पहला जो यान था, यहां ध्यान दें, अपोलो 11 था, ठीक है, जो कि अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया था। और इसमें जो सबसे पहला चांद का जो यात्री था, जो सबसे पहले कदम रखा था, उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखना है, अपोलो 11 ले गया था, सर्वप्रथम चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उद्योग को धूड़ी उद्योग, ध्यान देना है, धूड़ी उद्योग जरूर पूछेगा, उद्योगों का इसे आधार भी कहा जाता है। तो कौन सा उद्योग है? सूती है, लौह इस्पात है, कृषि है, या फिर उर्वरक उद्योग है। तो धूड़ी उद्योग या फिर इसे उद्योगों का आधार लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है, इसे याद रखना है। अगला 20 नंबर सवाल देखें, ग्लिम्पसेस ऑफ बर्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेस ऑफ बर्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक को जरूर आप याद रखें, ठीक है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यह लगभग लिखा गया है किनके द्वारा? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, मुल्क राज आनंद। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। इसे कह सकते हैं विश्व इतिहास की झलक। विश्व इतिहास की झलक अगर हिंदी करें तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, उनके लेखक को आप जरूर याद रखें, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, अक्सर सवालों में पूछ लिए जाते हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रंगास्वामी कप किस खेल में दिया जाता है? तो रंगास्वामी कप की अगर हम चर्चा करेंगे तो यह संबंधित है हॉकी से, ठीक है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और यह भारत में कब से दिया जाता है? 1928 ईस्वी से यह रंगास्वामी कप खेला जाता है, प्रतियोगिता है एक प्रकार का, और यह हॉकी से संबंधित है। आगे देखेंगे, पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा, तो पालघाट दर्रा ये दक्षिण का है और यह केरल और तमिलनाडु राज्य को एक दूसरे को जोड़ता है। पालघाट दर्रा जो होता है वो पर्वतीय इलाका में पाया जाता है और दो पर्वतों के बीच का जो रास्ता होता है उसे दर्रे के नाम से हम लोग जानते हैं। और पालघाट दर्रा जो होता है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। सर्वाधिक दर्रे की अगर हम बात करें तो ये कश्मीर में मिलता है, लद्दाख और कश्मीर में मिलता है, और उसी तरह से उत्तराखंड में दर्रे हैं। और भी आगे चलेंगे तो उधर पर्वतीय इलाका जितने होते हैं वो दर्रे होते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कहाँ अपील की जा सकती है? देखिए, मौलिक अधिकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। 6 प्रकार में से छठा जो मौलिक अधिकार होता है वो 32 नंबर पर है, जिसे हम लोग अनुच्छेद 32 के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 32 में यह वर्णित है संवैधानिक उपचार, ठीक है। तो इसमें यह वर्णित है कि हम अपील कर सकते हैं अगर हमारा मौलिक अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है, समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। कहाँ अपील कर सकते हैं? तो यह उच्च या फिर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय होता है वो राज्य में होता है, स्टेट में होता है, हर स्टेट में है। सर्वोच्च न्यायालय में जो कि दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में हम अपील कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 32 हमें राइट देता है, मौलिक अधिकार देता है। भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है? देखिए, ये भी हम प्रश्न करवा चुके हैं। तो भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है ये बताना है। देखिए, सबसे पहले तो उत्तरी अक्षांश की हम चर्चा कर ले तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत है। अगर देशांतर की बात कर लें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत बसा है। अगर देशांतर की बात कर लें तो 68 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की स्थिति है। कहाँ? ग्लोब पर।
तो एक एक चीजों को आपको याद रखने हैं, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की यहाँ पे देखिए चर्चा की गई है। तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। गठन की अगर हम चर्चा करें, संविधान सभा के गठन की चर्चा करें तो यह कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। प्रथम अगर बैठक की बात कर ले, प्रथम बैठक की अगर हम बात करें, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुआ था? 9 दिसंबर को हुआ था, 1946 ईस्वी को हुआ था। इसे भी याद रखना है। और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे, अस्थायी अध्यक्ष, इसकी जो अस्थायी यानी कि इसी बैठक का सिर्फ वो अध्यक्षता किए थे, अस्थायी अध्यक्ष, वो किन्हें बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ये याद रखने हैं। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को उनके उम्र के आधार पर बनाया गया था, अधिकता के कारण अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी, और दूसरा बैठक जो हुआ था वो 11 दिसंबर को हुआ था। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, द्वितीय बैठक, ठीक है, 11 दिसंबर 1946। इसमें चुना गया था किनको? तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो अस्थायी अध्यक्ष बन गए, जो हमेशा रहे, जब तक संविधान कायम रहा, जब तक बना नहीं तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने रहे। अगर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो हम यहाँ पे बता चुके हैं, और अस्थायी अध्यक्ष थे। भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति जो बना था उसके ये अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो ये संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक एक चीजों को आप समझें। गठन हुआ था 1946 में, संविधान सभा की बात कर रहे हैं। प्रथम जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 का, और इसमें अस्थायी अध्यक्षता किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। द्वितीय बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 में, इसकी जो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 11 दिसंबर को। उसके बाद अगर बात करें भीमराव अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संघीय समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की हम चर्चा कर रहे हैं। निम्न में किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून या इसे रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है, और यह संबंधित है तमिलनाडु में, ठीक है। प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव कहां पड़ता है? तमिलनाडु में, और यह पड़ता है अक्टूबर से दिसंबर, जो कि ठंडा ही होता है, ठंडा मौसम होता है, कह सकते हैं इसे जाड़े के मौसम कह सकते हैं। जाड़े के मौसम में बरसात होना, ठीक है। तो ये कहाँ संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। अक्टूबर से दिसंबर माह में यहाँ वर्षा होती है, अधिक प्रभाव यहाँ होता है उस समय प्रत्यावर्ती मानसून का। इसे रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? ठोस शुद्ध है, ये कैसे संभव है, कैसे पता लगेगा? तो ये पता लगेगा गलनांक बिंदु से। गलनांक बिंदु से यह पता चलता है कि ठोस की शुद्धता कैसी है। आगे देखिए, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो इसमें देखें, जब बर्फ अगर पिघलता है तो द्रव्यमान तो जस के तस रहता है, लेकिन अगर आप बात करें तो आयतन जो होता है वो कम जाता है, यानी कि आयतन घटता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, बर्फ पिघलती है तो आयतन क्या हो जाता है? घटता है। कहने का मतलब है कि ये बर्फ इतना है और जब ये पिघलेगा तो इतना होगा, कहने का यही मतलब हुआ। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। देखिए, नीचे और ऊपर दोनों में बहुत अंतर होता है। जब नीचे में होते हैं हम लोग, जैसे समतल यहाँ मैदानी इलाके में है, तो कह सकते हैं कि नॉर्मल है, वायु दाब जो होता है नॉर्मल होता है, सामान्य स्थिति में होता है। लेकिन पहाड़ पर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? वायु दाब कमता है। वायु दाब क्या हो जाता है? कमता है। तो वैसी स्थिति में 100 डिग्री से भी कम अगर पानी होगा तो वो खौलने लग जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? खौलने लग जाएगा। जबकि यहाँ क्या है? नॉर्मल की स्थिति है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी खौलता है, लेकिन वहाँ क्या हो जाएगा? 100 से पहले खौलने लगेगा। आगे देखिए, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन जो होता है, यानी कि स्याही जो होता है फाउंटेन पेन का, वो बाहर निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी हो जाती है। देखिए, यहाँ ये ध्यान देना है, वायु दाब में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जैसे ही ऊंचाई बढ़ेगी तो वायु दाब क्या होगा? कमेगा। वैसी स्थिति में फाउंटेन पेन से स्याही क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी, क्योंकि दाब के कारण ही वह क्या होता है? सही होता है। लेकिन जैसे ही दाब में कमी होगी तो क्या हो जाएगा? स्याही बाहर निकलने लगता है।
आगे देखें, कौन सी वायु को प्रदूषित नहीं करती है? कौन सी ऐसी गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है? नीचे से हम लोग चलेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो प्रदूषित करती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी प्रदूषित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी प्रदूषित करती है। भयंकर सब प्रदूषित करने वाली गैसें हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये प्रदूषित गैस नहीं है, ये प्रदूषित नहीं करती है वायु को, क्योंकि यह तापमान को क्या करता है? गर्म करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तापमान को गर्म करता है, इसे बुझाने वाली गैस भी कहते हैं हम लोग। शुष्क बर्फ भी इसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। और यह तापमान को बहुत हद तक गर्म करता है, लेकिन वायु को प्रदूषित नहीं करता है। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में किस पदार्थ को लगाने पर रक्त का जो बहना होता है वो रुक जाता है? कहने का मतलब है रक्त अगर बह रहा है हाथ कट जाने पर, पैर कट जाने पर, तो इस स्थिति में उस चीजों को लगा देते हैं तो रक्त का बहना रुक जाता है। तो ये होता है फेरिक क्लोराइड के कारण। फेरिक क्लोराइड के कारण ऐसा होता है, क्योंकि इसमें जो होता है फेरिक क्लोराइड, ये क्या करता है? ये रक्त को बहने से रोक देता है। तो इसका सही जवाब फेरिक क्लोराइड हो जाएगा। आगे देखें 33 नंबर। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने? तो एक एक करके हम लोग देख लेंगे सबको, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी, ये 1887 ईस्वी में बने थे और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी 1887 ईस्वी में, इसको याद रखने हैं। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, कभी नहीं बने हैं। इसका मतलब ये सही आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं। ये ऑप्शन हमेशा पूछे जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो 1905 ईस्वी में, जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ था, क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन। और उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो उस समय गवर्नर जनरल था करजन, याद होंगे, ठीक है। उस समय बंग भंग भी हुआ था, बंग भंग नाम का आंदोलन चला था, बंग भंग नाम का आंदोलन भी चला था 1905 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस बने थे 1938 ईस्वी में और एक 1939 ईस्वी में, ठीक है। तो 1938 ईस्वी में निर्विरोध चुने गए थे, 1939 ईस्वी में पट्टाभी सीतारमैया को हराए थे, लेकिन उसके बाद ये इस्तीफा देते हैं। उसके बाद ये अपना खुद का बनाते हैं, संस्था बनाते हैं और भारत को छोड़ के चले जाते हैं सिंगापुर। आगे देखेंगे, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? संयुक्त जलधारा का नाम बताना है। तो यह कहलाता है मेघना, और यह कहाँ बनता है? बांग्लादेश में। यह कहाँ बनता है? बांग्लादेश में यह बनता है। मेघना कहाँ बनता है? बांग्लादेश में बनता है। जहाँ गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो नदी होती है वो इस तरह से बनते हुए बांग्लादेश में क्या कहला जाती है? वो मेघना के नाम से जानी जाती है। मेघना नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों संयुक्त हो जाती है और बांग्लादेश में जाके मेघना बन जाती है। आगे देखें 35 नंबर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ रहा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जोग जलप्रपात। ये ऑप्शन के अनुसार जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। ये भी आपको याद रखने हैं, कर्नाटक में स्थित है जोग जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कपिल धारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी के तट, नर्मदा नदी पर है। और धुआंधार जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर है, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे 36 नंबर। विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है? भारत में बात करें, ठीक है। विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत भारत में है? तो 17.5%। इसे याद रखें। आगे है 37। मंत्रिपरिषद को अगर इस्तीफा देना पड़े उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां पारित हो सकता है? इसे ध्यान दें। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन, गलत है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से, ये भी गलत है। प्रस्ताव पारित होना चाहिए राज्यसभा, ये भी गलत है। लोकसभा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ होगा? लोकसभा में होगा। अब आगे देखेंगे, मूत्र में प्राय कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करें हम कि जल में घुलनशील होने वाले, जल में घुलनशील कौन विटामिन होता है? बी और सी जो विटामिन होता है वो जल में घुलता है।
बाकी क्या होता है, वसा में घुलता है, वसा में। बाकी जो भी विटामिन है वो कहाँ घुलता है, वसा में घुलता है। तो जल में घुलने वाले बी और सी है। तो मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होते हैं, तो ये सी जो विटामिन होता है, ये विटामिन क्या हो जाता है, मूत्र के द्वारा बाहर हो जाता है। और यही कारण है कि अगर आप खट्टा ज़्यादा भी खा लेते हैं, इसकी मात्रा ज़्यादा भी हो जाती है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह पेशाब के साथ, मूत्र के साथ क्या हो जाता है, बह जाता है, बाहर क्या हो जाता है, बह जाता है। तो यही कारण है कि यह खराबी नहीं करता अगर आप खट्टा ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है और यह मूत्र के साथ घुल जाता है और बाहर उत्सर्जित हो जाता है। तो 38 का सही जवाब आप जान लिए। 39 देखिए, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है, किसके अभाव में असंभव है ये बताना है। तो योजना के, नौकरशाही के, राजनीतिक दल के, पंचायती राज के। तो सबसे अगर इंपॉर्टेंट कर सकते हैं तो राजनीतिक दल अगर नहीं होगा तो लोकतंत्र का कार्य संचालन नहीं होगा। लोकतंत्र की यहाँ पे चर्चा की गई है। आगे देखें 40 नंबर, भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों में कौन सा सही है, सही पूछा जा रहा है, ध्यान दें यहाँ पे। तो इसरो उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा गलत है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरला के, ये सही है। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की गई है, इसे याद रखना है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हैदराबाद, ये भी नहीं है। भारतीय सुदूर संवेदन एजेंसी गलत है। तो इसका सही जवाब पूछ रहा है संबंधित स्थलों की कौन सा सही है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित कहाँ किया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है वो कब हुआ था, 1857 ईस्वी को हुआ था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया था उसी क्रांति के अनुसार, क्योंकि सभी जितने भी क्रांतिकारी थे सब मिलकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्वकर्ता चुना था, लेकिन फिर भी ये हार गया था और दिल्ली पर फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। वैसी स्थिति में बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून में, यानी कि जो कि अभी बर्मा में है, बर्मा को किसे कहा जाता है, म्यांमार को, वहां इसे क्या कर दिया गया था, निर्वासित किया गया था, जहां इनकी मौत हुई थी। रंगून इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में कौन सा अवरोही क्रम में, अवरोही कहने का मतलब है क्या है, घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले उसके बाद। तो इसमें ध्यान दें, अकबर तो नहीं होगा पहले, जब भी होगा तो हुमायूं होगा, अकबर कभी नहीं होगा, हुमायूं होगा। तो हुमायूं यहाँ भी है, हुमायूं यहाँ भी है। हुमायूं के बाद अगर बात चर्चा कर लें तो हुमायूं का पुत्र कौन था, अकबर था। जहांगीर नहीं होगा, अकबर होगा। तो यहाँ पकड़ा गया, 3 गलत है अगर, तो ये सही हो जाएगा। और अकबर के बाद कौन बना था, तो फिर जहांगीर बना था। जहांगीर के बाद कौन था, तो शाहजहां बना था। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां के पुत्र कौन था, औरंगजेब। तुज्जु दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है, तो तुज्जु दर्रा जो है वो कहाँ है, म्यांमार में स्थित है। म्यांमार और भारत का सीमा बनाता है यह, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्न में किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था। हैदर अली नहीं होगा, मीर कासिम नहीं होगा, शाह आलम द्वितीय नहीं होगा, टीपू सुल्तान इसका सही जवाब हो जाएगा। हैदर अली जो था वो टीपू सुल्तान का पिता था, यानी कि कह सकते हैं हैदर अली का कौन था, पुत्र था कौन, टीपू सुल्तान। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी बताइए, 1782 ईस्वी में। कब हुआ था, 1782 ईस्वी में, जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, ठीक है, मैसूर युद्ध। तो उसी युद्ध के दौरान क्या हुआ था, 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और मंगलौर की संधि भी हुआ था, मंगलौर की संधि, जिसके कारण इस युद्ध को क्या किया गया था, बंद किया गया था हैदर अली के द्वारा। मीर कासिम कौन था, ये बंगाल का नवाब था। शाह आलम द्वितीय कौन था, ये अवध का नवाब था। टीपू सुल्तान क्या किया था, विदेशों में अपना दूतावास किया था। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है, ये भी आप याद रखें,
चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1799 ईस्वी में हुआ था और इसी में टीपू सुल्तान की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, इसे याद रखना है, 1799 ईस्वी। आजाद हिंद फौज जिसे INA बोला जाता है, ठीक है, पर ऐतिहासिक मुकदमा कहाँ चला था, कहाँ चला था, तो दिल्ली के लाल किले पर। इसका सही जवाब ए ही हो जाएगा, दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का मुकदमा चला था, ठीक है, ऐतिहासिक मुकदमा चला था। आगे देखेंगे 46 नंबर, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया गया था, इसे ध्यान से समझें। जिंजी, पुरंदर, पूर्णा, चाकन, इसका सही जवाब हो जाएगा पुरंदर की संधि, जो कि 1665 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है, पुरंदर की संधि कब हुआ था, 1665 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि मुगल का जो सेनापति था, मुगलों का जो सेनापति था, मुगलों का सेनापति कौन था, जय सिंह था, जय सिंह था, जिसे जय सिंह प्रथम भी बोला जाता है, जय सिंह था, और शिवाजी के बीच में हुआ था, शिवाजी के मध्य हुआ था। मुगलों के सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच में यह संधि हुआ था, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में, जिसमें यह 3/4 राज्य क्या कर दिया गया था, मुगलों को दिया गया था और पुरंदर को घेर लिया गया था इसके द्वारा। जय सेनापति जो था जय सिंह, ये क्या किया था, पुरंदर जो किला था वो चारों तरफ से घेर लिया गया था। आगे देखेंगे कृष्ण छिद्र, जिसे हम लोग ब्लैक होल के नाम से जानते हैं, यह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, और इस ब्लैक होल के द्वारा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था, एस चंद्रशेखर के द्वारा, ठीक है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, एस चंद्रशेखर ने। आज का 48, धन निष्कासन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने विरोध किया था, किसने विरोध किया था, धन निष्कासन के सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने विरोध किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नेरोजी, ठीक है। 49 देखेंगे, समुद्र में प्लवन करते बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, समुद्र की चर्चा हो रही है, तो 1/10 इसका सही जवाब हो जाएगा। समुद्र में प्लवन करते समय बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, 1/10 भाग यह ऊपर रहता है। आज का अंतिम सवाल है, वस्तु की मात्रा को अगर हम बदल देते हैं तो क्या अपरिवर्तित रहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा घनत्व जो होता है अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट कर हमें जरूर बताएं, कमेंट कर खास करके हमें जरूर बताएं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को पूरा देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जितने भी वीडियो बने, जितने भी वीडियो यहाँ से खुले, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।